ठीक है. So the answer for the question, why did electron not reside or found in the nucleus? The answer of this question is given by the quantum mechanics. And the quantum mechanics, one of the important topic is particle in a box. So everyone know the box. Here it is the box, and inside a box there is a particle. So something, this concept is applied for nucleus and atom. Atom is a box, and inside the atom are particles. So the particle in the box is something very similar to the particles in atom. पार्टिकल इन एटम की बात हम करते हैं. एटम में दोनों आ जाएगा, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स या आउटर स्पेस ऑर्बिट्स एंड न्यूक्लियस. एटम में क्या होगा, देयर आर ऑर्बिट एंड दूसरा क्या है, इनर पार्ट इज न्यूक्लियस. ठीक है, दो पार्ट ये हो गया. अब इसका आंसर हमको यहां से खोजना है. इसके आंसर के लिए हम दो सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. एक सिंपल एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1 सोलर सिस्टम का. एग्जाम्पल 1 इज सोलर सिस्टम. क्या है सोलर सिस्टम? सपोज दिस इज ए सन, और सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं, सन इज ए स्टार, और प्लैनेट्स में मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, ऐसे करके. अर्थ सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा 365 डेज में पूरा करता है, और मरकरी का टाइम है 88 डेज. 88 डेज. तो अर्थ के बाद मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून. तो जुपिटर और सैटर्न का जो टाइम होगा टी ऑफ अर्थ या टी ऑफ मार्स ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. टी ऑफ जे is greater than T of E, which is greater than T of Mercury. ये क्लियर है? मतलब कि सन से मरकरी नजदीक है और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है 88 डेज में, तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड ज्यादा है. ठीक है, पहला एग्जाम्पल जो हम सोलर सिस्टम से लिए. दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मैकेनिक्स से. मैकेनिक्स में मान लीजिए ये बहुत सिंपल एक होल है, और यहां से स्ट्रीम, ये स्ट्रिंग्स लिए हैं. दिस इज L1, हियर इट इज L2 एंड दिस इज L3. और यहां पर एक ऑब्जेक्ट टाइट है, बंधा हुआ है. ये रोटेट कर रहा है. इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2 और इसकी वेलोसिटी v3 है. तो क्वेश्चन ये है कि L1 इज ग्रेटर देन L2 इज ग्रेटर देन L3 लेंथ के. तो वेलोसिटी जो होगा v1, v2, v3, इसमें क्या ऑर्डर होगा? दिस इज v1, दिस इज v2 एंड दिस इज v3. बात समझ में आ रहा है? यस सर. क्या होगा इस वेलोसिटी के अंदर? सबसे ज्यादा v3. सबसे ज्यादा v3, देन v2, देन v1. यस सर. यही होगा ना. तो इसकी लेंथ कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा. ठीक है, इसका लेंथ ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा. इसका है, हमने एक आपको
असाइनमेंट दिया था लिखने के लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ डायनेमिक्स, और वो कुछ नहीं था, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मीन्स दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन ही क्वांटाइजेशन ऑफ डायनेमिक्स है। ये बात समझ में आ गया? तो यदि इसके कंजर्वेशन ये है, तो ये दोनों एग्जाम्पल को ही हम एक ब्रॉडली यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। और आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि क्वांटम मैकेनिक्स को डील करने के लिए देयर इज ए इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे वो है पार्टिकल इन बॉक्स। दिस इज वेरी फेमस एग्जाम्पल, पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो श्रोडिंगर इक्वेशन दो तरह होता है, एक टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जिसकी यहाँ पे जरूरत है, और दूसरा होता है टाइम डिपेंडेंट। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो इन केस ऑफ 3 डायमेंशन में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e minus v psi is equal to 0. This is equation 1, where v is 0, then it is termed as particle is free. फ्री पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन। और दूसरा है v is not equal to 0, तो उसको कहते हैं पार्टिकल is under potential। तो यदि अंडर पोटेंशियल है तो उसको फोर्स के रूप में हम लिख देते हैं दिस इज डेल वी फोर्स। तो पार्टिकल यदि किसी पोटेंशियल के अंदर होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और पार्टिकल यदि पोटेंशियल के अंदर नहीं है तो वो फ्री पार्टिकल। सो फॉर फ्री पार्टिकल की हम बात कर लें, फ्री पार्टिकल का मतलब v इज इक्वल टू 0, और v इज इक्वल टू 0 होगा तो श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और दिस इज e माइनस v इज इक्वल टू साई, दिस इज 0। तो ये क्या होगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 2mh क्रॉस स्क्वायर e साई इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और ये जो फैक्टर है 2m अपॉन h स्क्वायर अपॉन e, ये एक कांस्टेंट यदि हम ले लें तो डेल स्क्वायर साई प्लस एल्फा साई इज इक्वल टू 0, फिर
where alpha square, this is alpha square is 2me upon h square, या alpha is equal to under root 2me upon h cross square. ये तो ये जो इक्वेशन हो रहा है, this is the second order differential equation, और इसको हम लिखेंगे d2 या डेल psi by del x square plus del 2 psi by del y square plus del square psi by del z square plus alpha square psi is equal to 0. So this is in terms of 3D, three-dimensional equation. और इसको यदि हम वन डायमेंशनल इक्वेशन के रूप में लिखें, in one dimension, it is expressed as d2 psi dx square plus alpha square psi is equal to 0, है ना? ये इक्वेशन आप बहुत पढ़े हैं, फ्री ऑसिलेशन, लाइक फ्री ऑसिलेशन. फ्री ऑसिलेशन मतलब एक यदि ये सिंपल पेंडुलम है और उसको आपने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया और ये मूव कर रहा है, तो ये फ्री ऑसिलेशन के रूप में आप वहां पे पढ़ते हैं. और एसएचएम का जो कंडीशन है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो d2y by dx स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू y, और ये प्रोपोर्शनैलिटी के साथ यदि कांस्टेंट हो जाए विथ माइनस, तो ये हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आप सिंपल पेंडुलम के केस में देख चुके हैं. दिस इज योर सिंपल पेंडुलम, है ना? सिंपल पेंडुलम. तो ये जो इक्वेशन है, इसी से मिलता जुलता हमारा ये भी इक्वेशन हो गया श्रोडिंगर का. तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन जो होगा, solution of this equation, के लिए हम लिख सकते हैं psi is equal to कोई कांस्टेंट कर दे, मान लीजिए कांस्टेंट c, e raised to the power I alpha x plus d e raised to the power minus I alpha x. ये सॉल्यूशन. तो इसमें ये दो सॉल्यूशन का सम हो गया, means you can call it psi 1 and psi 2. linear combination of two solution is also a solution. तो आप psi से भी यदि psi 1 इसको हम कह दें, सपोज दिस इज द psi 1, और सॉल्यूशन का मतलब कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो वो उसको फुलफिल करेगा, इसी तरह से जैसे कि यहां पर हम लिख देते हैं a sin ओमेगा x या ओमेगा t, x के जगह पे it is better to prefer as a t, omega t. तो y is equal to a sin omega t, इसका एक सॉल्यूशन होगा. तो क्या करते हैं, this is y dot means dy by dt. This y dot is
dy by dt, that is a cos omega t into omega minus, or d2y by dt square, that is y double dot, is equal to minus a sine omega t into omega, that is omega square. So you have minus omega square y. So d2y by dt square is equal to minus omega square y, that is d2y by dt square is plus omega square y is equal to 0. ये तो चाहे वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली दिस x इज एज द टाइम d2y by dt स्क्वायर, और यदि वहां से है तो ये भी हो जाएगा d2y by dt स्क्वायर, और तब जाकर के ये इक्वेशन और ये इसका सॉल्यूशन हो. तो व्हाट आई वांट टू से कि दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन. e रेज टू द पावर, जब भी हम e रेज टू द पावर i अल्फा लिखते हैं तो ये cos अल्फा x प्लस i sin अल्फा x है, और e रेज टू द पावर माइनस i अल्फा x लिखते हैं तो ये होता है cos अल्फा x माइनस i sin अल्फा x. ये होगा. अब इसको जोड़ दीजिए तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और यदि घटा दीजिए तो रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा. तो इस दोनों को जोड़ने और घटाने से मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन हमारा बन रहा है अभी, इस इक्वेशन का हम डिटेल लिख दें, दैट इज c यहाँ पे cos अल्फा x प्लस i sin अल्फा x प्लस d cos अल्फा x माइनस i sin अल्फा x, ये लिख दें. और इसमें cos का कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लें, cos का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लें, cos अल्फा x, तो क्या होगा c प्लस d, और प्लस sin अल्फा x का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, दिस इज c माइनस d इंटू आई, c माइनस d इंटू आई. तो ये जो कांस्टेंट्स हैं इनकी यदि वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें, सपोज दिस इज a cos अल्फा x प्लस b sin अल्फा x, that is psi x, this is psi x. तो where a कांस्टेंट क्या है c प्लस d, और b कांस्टेंट क्या है i c माइनस d, i c माइनस d, ये कांस्टेंट. तो इसका मतलब कि ये वन डायमेंशन जो इक्वेशन श्रोडिंगर का हो गया, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये सॉल्यूशन भी हो गया. दिस इज द सॉल्यूशन. अब इक्वेशन और उसके सॉल्यूशंस को हम अप्लाई करेंगे पार्टिकल इन ए बॉक्स में. पार्टिकल इन ए बॉक्स में जब हम इसको करेंगे, फॉर द particle in a box, for a particle in a box, तो इसके भी दो पार्ट होता है. एक होता है इनफाइनाइट और दूसरा होता है फाइनाइट. बॉक्स में इनफाइनाइट हाइट, इनफाइनाइट हाइट के लिए जो v है, v is equal to 0 when minus a is less than x is less than a, and infinite when mod x is greater than a. इसके लिए जो डायग्राम बन सकता है वो डायग्राम इस तरह से बन सकता है.
कि ये माइनस ए है और ये प्लस ए है, माइनस ए और प्लस ए, दिस पॉइंट इज 0 x, दिस इज x, और ये है पोटेंशियल, दिस इज योर पोटेंशियल। तो ये टेंस टू इंफिनिटी और ये टेंस टू इंफिनिटी, और विद इन दैट द पोटेंशियल इज 0। तो ये तो हो गया, दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट हाइट। दूसरा होता है फाइनाइट हाइट। फाइनाइट हाइट में हम कैसे बनाते हैं कि दिस इज योर पोटेंशियल v and this is x axis, here it is minus a and this is plus a, minus a plus a, and this is the finite potential, ये v is finite। तो इसका जो पोटेंशियल एक्सप्रेशन है vx is equal to v minus a is less than x is less than a, or sorry, this is 0, this is 0, and here it is v finite when mod x is greater than a, finite। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स में 2 हो गया। अब आपको सुंदर सा एग्जाम्पल दे दें और इसी के टाइम पर कि इनफाइनाइट हाइट का और फाइनाइट हाइट का रिलेवेंस क्या है। इसकी रिलेवेंस है कि 2 तरह का आवास होता है, एक शरीफ आदमी के लिए और दूसरा क्रिमिनल्स के लिए। तो क्रिमिनल कहाँ होते हैं? जेल में। तो इनफाइनाइट हाइट का जो एकोमोडेशन है वो जेल। तो जेल की दीवार जो है बहुत ऊंची होती है ताकि कोई कूद के ना जाए, सो इट इज कंसीडर। और फाइनाइट का मतलब हाउस, जो रेजिडेंशियल हाउस है वो हो गया, जहां पर पार्टिकल इन ए बॉक्स मतलब जहां आदमी रह रहा है। दोनों में जगह आदमी रह रहा है, एक जेल में भी रह रहा है, घर में भी रह रहा है। तो जेल क्या है? इनफाइनाइट हाइट का कंसेप्ट लेके चलेगा, और घर में रह रहे हैं तो फाइनाइट हाइट। तो पार्टिकल इन ए बॉक्स जो पार्ट है वो 2 तरह का हो गया, इनफाइनाइट हाइट के लिए और फाइनाइट हाइट के लिए। तो हमको इसी के दोनों केस को देखना है कि किस तरह से हम इस केस में आ रहे हैं। तो फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं इनफाइनाइट हाइट के लिए। इनफाइनाइट हाइट तो इनफाइनाइट हाइट का जो डायग्राम है, डायग्राम वही, दिस इज योर v पोटेंशियल, और ये x axis, this is minus a and here it is plus a, और these potential is up to infinity, ये infinity potential। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन भी हो गया कि this vx is 0 when minus a is x is less than a, and infinity when this is mod x is greater than a, है ना। तो within this range the potential is 0 like free particle, और उसके अलावा तो ये vx में। अब इसके लिए जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है, फ्रॉम वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? d2 psi by dx स्क्वायर प्लस यदि पोटेंशियल v 0 है मीन्स 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v psi इज इक्वल टू 0, पहला केस के लिए। और दूसरे के लिए d2 psi by dx स्क्वायर प्लस 2mh स्क्वायर e माइनस इंफिनिटी psi इज इक्वल टू 0।
तो E माइनस इंफिनिटी है ना, निगेटिव इंफिनिटी, पोटेंशियल बहुत जाते हैं, तो क्या होगा, दिस पार्ट इज इंफिनिटी, तो d2 psi बाई dx स्क्वायर प्लस इंफिनिटी psi इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि यहां से इस पार्ट का जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में जो साइन निकलेगा, दिस साइन इज 0, साइन 0 मीन्स नो पार्टिकल एग्जिस्ट, नो पार्टिकल एग्जिस्ट, है ना, इसमें कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं हो। तो पार्टिकल क्या, हाँ मतलब ये जो पार्ट है इधर, ये इस साइड में कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा इंफिनिटी रेंज में। तो कहाँ पार्टिकल है, फाइनाइट रेंज में। तो फाइनाइट रेंज का हो गया r d2 psi बाई dx स्क्वायर प्लस 2me h स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0, जिसको हम लोगों ने अल्फा कह दिया, d2 psi बाई dx स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0, और इसका सोल्यूशन कह दिए, दिस psi x इज इक्वल टू a cos अल्फा x प्लस b sin अल्फा x, b sin अल्फा x। अब ये जो सोल्यूशन है, इसी सोल्यूशन को हमें एनालाइज करना है ना, इसी सोल्यूशन को एनालाइज करना है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन। The boundary condition at x is equal to plus minus a to be well behaved, to be well behaved. So to join the walls, the solution for outside the box, it must be 0 at x is equal to plus minus a। प्लस माइनस a पॉइंट पर पार्टिकल क्या है, इसका वैल्यू 0 है, देयर इज नो पार्टिकल एग्जिस्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो एट वॉल्स में क्या है, पहला मान लीजिए x इज इक्वल टू a, मीन्स ये this is your x, this is your potential, and here plus a and this is minus a. तो x is equal to plus a, this is x is equal to plus a, this is the first case। इस केस के सोल्यूशन क्या होगा, तो इस केस में that is psi is equal to a sin alpha x plus b cos alpha x, this is equal to 0, ये एक 0 होगा। और दूसरा क्या होगा, x is equal to minus a, x is equal to minus a इस पॉइंट पे, तो x is equal to minus a पे हो जाएगा psi is equal to a sin alpha a plus b cos alpha minus a, that is a sin alpha a minus
this is this minus is here. That is minus A alpha, and here it is minus. So this is minus A B cos alpha A. Why it is? Because cos minus theta is equal to theta, cos theta, that is cos theta, or sine of minus theta is equal to minus sine theta. So, though using this one is. तो इस पॉइंट पर फर्स्ट पॉइंट जो x इज इक्वल टू a है, a इज पॉजिटिव, तो a पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब a साइन अल्फा a प्लस b cos अल्फा a, ये भी जीरो होगा, दिस इज ऑल्सो जीरो एंड दिस इज ऑल्सो जीरो। तो ये दोनों इक्वेशन से जीरो मिल रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, adding both the equation, adding both the equation, that is क्या हो रहा है, adding a sin alpha a plus b cos alpha a, this is equal to 0, और यहाँ हो जाएगा minus a sin alpha a plus b cos alpha a is equal to 0। तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2b cos alpha a is equal to 0। तो जो सोल्यूशन हो रहा है psi x is equal to 2b cos alpha a is equal to 0। मतलब क्या हुआ कि दो क्वांटिटी है b और cos alpha a, ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा, तो पॉसिबिलिटी क्या है, दैट इज आइदर b इज इक्वल टू 0 और cos अल्फा a इज इक्वल टू 0। cos अल्फा a 0 कब होगा, जब अल्फा a का मान पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 90, या उसका मल्टीप्लीकेशन, कौन मल्टीप्लीकेशन, ऑड मल्टी 135, n इज इक्वल टू 135। इस तरह से यदि ऑड वैल्यू है, इस तरह से यदि ऑड वैल्यू है, तो ये अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिस cos अल्फा a इज इक्वल टू 0। तो ये पहले यदि हम ले रहे हैं केस ऐड करने से, तो ये स्थिति बन रहा है। यदि हम इसको ऐड न करें, सब्ट्रैक्ट करें, बाय सब्ट्रैक्टिंग वी हैव, है ना, क्या है, a sin अल्फा a प्लस b cos अल्फा a इज इक्वल टू 0, और माइनस ऑफ माइनस a sin अल्फा a माइनस b cos अल्फा a इज इक्वल टू 0। तो दिस माइनस माइनस प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट किया गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2a sin अल्फा a इज इक्वल टू 0। तो साई x क्या हो रहा है इस केस में, 2a sin अल्फा a, and this is equal to 0। इसका मतलब हो रहा है कि या तो a 0 हो और sin अल्फा a 0 हो। तो sin अल्फा 0 कब होगा, जब अल्फा a इज इक्वल टू पाई हो, पाई हो, या और उसका 1 2 3 4, माने यदि पाई बाई 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 हो, और n इज इक्वल टू 2 4 6, ये दिस इज इवन नंबर। इवन नंबर से यदि ये करें तो ये आपका केस बन सकता है, दिस वन इज।
तो लेकिन एक साथ दोनों जीरो हो वो संभव नहीं है. दैट इज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक, it is not possible to make both sin alpha A and cos alpha A are zero for the given value of alpha. Given value of alpha. So there are two sets of solution. There are two sets of solution, and these two sets of solution are known as class 1 solution. Class 1 solution में आप ले सकते हैं फॉर a इज इक्वल टू 0, a का मान 0 हो गया है ना, a का मान 0 हो गया तो दिस पार्ट इज 0, तो इसका मतलब कि ये 0 नहीं होगा. तो क्या 0 होगा? cos फॉर a इज इक्वल टू 0 एंड cos alpha a is equal to 0. alpha a is equal to 0. alpha a 0 का मतलब क्या है? अल्फा ए का मान हो गया n पाई बाई 2, जहां n इज 135. 135 मीन्स ऑड का ये हो गया. तो जो सोल्यूशन बनेगा साई वन x इज इक्वल टू a 0 हो गया तो b 0 नहीं होगा, b cos अल्फा x, ये एक सोल्यूशन आपका बन रहा है. दूसरा क्लास का सोल्यूशन बनेगा. दूसरा क्लास सोल्यूशन क्या होगा? फॉर b इज इक्वल टू 0 एंड साइन अल्फा a इज इक्वल टू 0. इसका मतलब कि अल्फा a क्या होगा? n पाई बाई 2 और n इज इक्वल टू 2, 4, 6. दैट इज इवन नंबर. इवन नंबर का जो सोल्यूशन होगा वो यहां पर सोल्यूशन हो जाएगा. तो व्हाट इज साई 2? द साई 2 x इज इक्वल टू a 0 था तो b नॉन 0 होगा, एंड हियर इट इज साइन अल्फा x. साई 1 और साई 2 ये दो सोल्यूशन हो गए. लेकिन ये दो सोल्यूशन हो गए, इनकी सोल्यूशन का कॉम्बिनेशन भी सोल्यूशन है जो कि हम पहले से देख चुके हैं. अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, अल्फा ए इज इक्वल टू n पाई बाई 2 और अल्फा इज इक्वल टू n इवन है और n ऑड है. दोनों इवन ऑड दोनों मिल करके यहाँ पर सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. तो जो इक्वेशन बना वो साई 1 इक्वेशन था. साई 1 x इज इक्वल टू a cos अल्फा x. तो इसको यदि हम प्लॉट करके देखें, दिस इज योर x, दिस इज माइनस x एंड हियर इट इज प्लस x. तो cos दिस इज 0, तो cos 0 इज 1, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और वॉल पर ये जो वैल्यू है वो 0 हो. तो ये जो वेव फंक्शन है, दिस इज फॉर इंफिनिटी, दिस इज फॉर इंफिनिटी. तो ये साइन. दूसरा जो सोल्यूशन था साई 2 x इज इक्वल टू b साइन अल्फा x. तो उसके लिए जो बनेगा, जो प्लॉट बन रहा है वो प्लॉट इस तरह का, दिस इज योर माइनस ए, हियर इट इज प्लस ए, दिस इज योर प्लस ए. तो जो सोल्यूशन बना इसके लिए साइन x इज इक्वल टू 0 पर, ये x इज इक्वल टू 0 है,
दिस इज x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 और ये माइनस पे भी 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, मैंने सेंटर में भी 0 हो रहा है साइन का वैल्यू और दीवालों पे वॉल साइड में 0, तो ये इस तरह से वेव इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज योर, ये इंफिनिटी, ये इंफिनिटी। तो दिस वन इज द साइन फंक्शन, हियर इट इज द साइन फंक्शन एंड हियर इट इज द कोसाइन फंक्शन, हियर इट इज द कोसाइन फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी यदि हम इसका निकालें, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, P1 प्रोबेबिलिटी, P1 x का प्रोबेबिलिटी है, दिस इज -a2 + a psi1 होल स्क्वायर dx, और यहाँ की प्रोबेबिलिटी P2 - a + a psi2x होल स्क्वायर dx psi x dx। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में जो स्क्वायर टर्म है यही और ज्यादा हाईलाइट होगा। तो प्रोबेबिलिटी की बात, यदि हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी इज समथिंग लाइक दैट, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ होगी, दिस इज योर P1। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई, दिस इज द P2 की P2, और ये माइनस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी P2। तो यदि दोनों को एक साथ देखा जाए, दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखिए, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, दिस दी प्रोबेबिलिटी जो दोनों का 0 -a और +a, इनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इस तरह की प्रोबेबिलिटी के बन रहा। तो ये एक रेंज है जहां पर ये पाए जा सकते हैं। दिस इज द v एंड दिस इज द x, दिस इज द v एंड दिस इज द x, ये हो रहा है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आया है इसके डिस्कशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अल्फा। अल्फा इज अल्फा ए का मान हो गया n π/2, n का मान 1, 3, 5 भी है और 2, 4, 6 भी है। तो इसका मतलब हो गया कि ये n का मान किसका हो गया, अब ये नेचुरल हो गया, n का मान क्या हो गया, नेचुरल नंबर। तो ठीक है, अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर π²/4, ये हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर क्या था, 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर π²/4, n स्क्वायर π²/4। तो इसमें E का मान यदि निकालिए, दिस इज योर एनर्जी एक्सप्रेशन। एनर्जी एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, n स्क्वायर π² h क्रॉस स्क्वायर, ये हो गया, और ये है 4 × 2 8 m a स्क्वायर, 8 m a ये स्क्वायर, ये एनर्जी का हो गया। इसको h क्रॉस इज h/2, h क्रॉस इज h/2, h क्रॉस इज इक्वल टू h/2 पाई, h/2 पाई। तो h क्रॉस स्क्वायर, तो h क्रॉस स्क्वायर क्या होगा, दिस इज द होल स्क्वायर और दैट इज h स्क्वायर 2 π², h स्क्वायर π²। तो π² h स्क्वायर इज इक्वल टू h²/2, 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 this is sorry 4 है, this is h²/4। so what we find कि this is, इसको रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारे पास हो रहा है n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 4, 8 है और 4, तो 32 m a स्क्वायर, 32 m स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी का है कि एक्सप्रेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, एनर्जी का
इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ये मिल गया। अब इस एनर्जी के इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन से हम एनर्जी की वैल्यू निकाल लें। एनर्जी की वैल्यू क्या हो रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि एनर्जी एक्सप्रेशन, एनर्जी एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन मिल गया, E इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर पान 32m a स्क्वायर, 32m a स्क्वायर। अब वैल्यू को ले लें, यदि वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर किया, क्योंकि बात इलेक्ट्रॉन की चली थी, इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर कर लें तो n मान लीजिए फर्स्ट है, मींस ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इट इज नथिंग बट यू कैन कॉल इट क्वांटम नंबर, n इज इक्वल टू 1, और h is Planck constant 6.63 into 10 to the power minus 34. Mass of electron Me, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ये mass of electron. A एक इंपॉर्टेंट है, A की वैल्यू क्या रखते? मान लीजिए हम यहां पर जो हमारे डायग्राम में है, हमारे डायग्राम में क्या है, दिस इज आवर A, दिस इज माइनस A, हियर इट इज A। तो ये जो टोटल लेंथ होगा, दिस इज 2A, दिस टोटल लेंथ इज 2A। और ये टोटल लेंथ को हम यदि 2A के रूप में लें तो ये हमारे पास हो जाएगा L is 1 एंगस्ट्रॉम, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए 1 एंगस्ट्रॉम ले गए, तो व्हाट विल बी A? A is L by 2, A is L by 2, this is L by 2, है ना? तो अब इसकी वैल्यू को रख दें, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को रख दें, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम क्या हो गया? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के अंदर एनर्जी निकालें तो दिस E इज इक्वल टू 1 इंटू h स्क्वायर 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होल स्क्वायर अपॉन, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? यू सी हम L का मान 1 एंगस्ट्रॉम कर रहे हैं, N का मान 1 एंगस्ट्रॉम कर रहे हैं, तो L के टर्म्स में यदि लिखा जाए, L के टर्म, L क्या है? 2A, और यहाँ क्या है? L स्क्वायर यदि करना है, L स्क्वायर 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसका मतलब दिस इज A स्क्वायर, और यहाँ से 4, तो दिस इज 8, है ना? This is 8 into mass of electron. So you can say L square is equal to 4A square. 4A square. 4 square में 1 angstrom आप कह सकते हैं. And mass of electron is 9.1 10 to the power minus 31 kg. Minus 31 kg. Into 1 angstrom. 1 angstrom means 10 to the power minus 10 meter whole square. अब ये जो एनर्जी आएगा ये जूल में आए, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये डिवाइड करेंगे, यहाँ से और हम डिवाइड करेंगे। सो ये जो एक्सप्रेशन होगा इसको यदि हम सॉल्व करें तो दिस इज वेरी स्टैंडर्ड वैल्यू एंड दैट इज 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E is 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E किसके लिए? जब n का मान 1 किए, n का मान 1 माने ग्राउंड स्टेट है। अब ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में, जेम में या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया है वो यहीं से आता है कि फर्स्ट एक्साइटेड में क्या होगा।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ये n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है, तो ये n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की यदि एनर्जी ये E1 कह दे, दिस एनर्जी इज E0, समथिंग लाइक दिस ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0। तो E1 का मान जो हो जाएगा, दिस इज E1 इज इक्वल टू, E1 इज इक्वल टू क्या होगा, n का मान अब 2 हो जाएगा, दिस वैल्यू इज 2, और बाकी तो वही रहेगा। तो n स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू पूरे ये वैल्यू हो जाएगा, पूरे वैल्यू में क्या आ जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, स्क्वायर। तो इसका मतलब 4, और ये रिमेनिंग पार्ट कितना है, 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो निकाला गया 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So if you multiply, then you get 148 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज मतलब ये हुआ कि ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन था तो उसकी एनर्जी 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में गया 148 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हुई। तो यदि हम चेंज इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालें कि कितनी एनर्जी दिया जाए कि वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, तो 148 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, कितनी एनर्जी बाहर से सप्लाई करना है, समथिंग लाइक दिस, कि एनर्जी इसमें कितना सप्लाई करेंगे, तो ये हो जाता 111 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ground state to excited state, and it is important, which is directly asked in the different examinations। तो तीनों जो numerical value है, ground state of electron 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 148 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट का, और जो डिफरेंस है वो ये। तो दिस वन इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के लिए यदि करना है तो मास की जगह पे क्या हो जाएगा, फॉर द प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन रख दीजिए 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। इसे हम प्रोटॉन का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दो मेन क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन का था न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं हो, ये मेन क्वेश्चन था। इसका उत्तर अब आपके साथ मिलेगा। अब आपके साथ मिलने का मतलब क्या है कि जो हम एनर्जी एक्सप्रेशन लिए, एनर्जी एक्सप्रेशन में n स्क्वायर h स्क्वायर अपान यहां से 38, या इसी एक्सप्रेशन को हम कर सकते हैं, दिस इज योर n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 8ml स्क्वायर, 8ml स्क्वायर। तो L का मान क्या था, L इज 2a, L इज 2a यहाँ पर, और इसकी वैल्यू क्या था 1 एंगस्ट्रॉम इन केस ऑफ एटम, एटम के केस में। अब न्यूक्लियस के केस में क्या बनेगा, है ना, 8m और L क्या होगा अब, Ln न्यूक्लियस, न्यूक्लियस Ln का मतलब कि 10 टू द पावर, जैसे आपने बताया दिस इज 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, तो आप कह सकते हैं -5 इंटू L ऑफ A, एटॉमिक के लिए, ये एटम के लिए A है, यू कैन से कैपिटल A, हियर इट इज कैपिटल N। तो हमारा चेंज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए कहें और n इज इक्वल टू 1 सब कह दें, तो फॉर न्यूक्लियस एनर्जी जो होगा En एनर्जी is equal to 1 h square, and this is 8m or 10 to the power minus 5 whole square La square, La whole square। तो कितना हो रहा है, this is 10 to the power minus 5 का स्क्वायर, 10 to the power plus 10 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू दिस इज 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
into 37 इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज 37 into 10 to the power -15 -15। यदि 10 फर्मी है, 10 फर्मी है, ये तो फर्मी का हमने कर दिया, फर्मी के लिए कर दिया। 10 फर्मी है, 10 फर्मी, 10 फर्मी का मतलब हो गया ये 10 to the power -14 है ना। तो ये जो वैल्यू है 10 to the power -15 है ना, दिस इज ये सॉरी ये 10 to the power प्लस, दिस इज 10 to the power plus electron volt, this is 10 to the power plus electron volt। so how much is, यदि ये हम कह दें तो 370 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, EN। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है कि जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो ये कह रहा है कि दिस E प्रोपोर्शनल टू 1/a², दिस इज a²। मतलब जितना साइज छोटा होगा, जितना साइज छोटा होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा, जितना साइज छोटा होगा उतना एनर्जी ज्यादा होगा। तो अब दो क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यदि होगा, मान लीजिए यदि होगा तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी 370 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ज्यादा होगी कि वो न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा। और आप जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी, you know very well, that is binding energy binding energy binding energy of the nucleus क्या है? 8.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ये E ऑफ B बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ये पर न्यूक्लियन के। और यहां पर यदि इलेक्ट्रॉन के केस में जो प्रॉब्लम हमको मिला था, इस प्रॉब्लम से यदि सॉल्व किए तो E ऑफ N इज 370 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि यदि इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का डायमेंशन 10 to the power -15 मीटर के ऑर्डर का है, तो इसके अंदर यदि कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 370 गीगा इलेक्ट्रॉन होगी। और वो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 8.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ये बहुत तेजी से बाहर निकल जाएगा। अब यहां दूसरा क्वेश्चन होता है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के लिए। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स में क्या है? बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल्स क्या है? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कौन होते हैं? वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम 92-238, 92, यूरेनियम 235 या थोरियम या पोलोनियम या इस तरह के जो होते हैं। तो इनका जो ये 238 का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। दिस न्यूक्लियर लेंथ या डायमीटर ऑफ दिस न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली -13 मीटर। तो -13 मीटर भी है तो इट इज 10 to the power -3 एंगस्ट्रॉम। और एनर्जी इसके हिसाब से भी निकालें, दिस इज यूरेनियम 238
238, तो कितना हो जाएगा? दिस इज 37 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 37 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूरेनियम मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूरेनियम, इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूरेनियम 235 या 238, कुछ भी कह लीजिए। तो एनर्जी 37 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, दिस बाइंडिंग एनर्जी इज 8.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और यहाँ पर जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है वो 37 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो क्या करेगा? ये इसको पेनिट्रेट कर सकेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करेगा, है ना, तो ये बीटा पार्टिकल निकलेगा। अब ये बीटा पार्टिकल बनता कहां से? दैट इज नोन एज एक्सचेंज फोर्सेस। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, उसको एक्सचेंज फोर्स कहते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स इज जो कन्वर्ट होता है, जो पाई मेसान में कन्वर्ट होता है। जैसे P है, P पॉजिटिव है, P पॉजिटिव कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा निगेटिव, है ना, और क्या होगा? पाई मेसान हो जाएगा, कौन सा? प्लस, है ना। या यदि ये भी हो सकता है, दिस इज E प्लस और पाई 0, E प्लस पाई 0, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन, ये पॉजिटिव और निगेटिव 0, और ये 2 पाई मेसान। और इस न्यूट्रॉन यदि होता है तो इलेक्ट्रॉन हो गया प्लस पाई मेसान हो गया, ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सचेंज फोर्स के थ्रू, इस तरीके से जो एक्सचेंज फोर्स के थ्रू ये न्यूक्लियस के अंदर फोर्स चेंज होता रहता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है और उतने छोटे से इस जगह में कन्फाइंड होता है, तो वो उसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाता है। सो इट विल नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर वो रह नहीं सकता। तो दैट इज द केस ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास है, दैट इज पार्टिकल इन ए बॉक्स का। अब एक दूसरा जो अंत में पॉइंट रह जाता है कि जो हमारा वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन के पहले, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। तो आइगन फंक्शन में क्या है? दैट इज सो कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड फंक्शन इज आइगन फंक्शन। तो हमारे, मान लीजिए किसी एक वेव फंक्शन की बात करें, मान लीजिए psi1 है, और psi1 इज इक्वल टू b sin अल्फा x, ये वेव फंक्शन। अब इसको नॉर्मलाइज करना है, तो फॉर आइगन फंक्शन इसको निकालना है तो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? P ऑफ x इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई साई स्टार डी गामा इज इक्वल टू 1। इस केस में हमारे पास कहाँ है? माइनस ए से प्लस ए। साई यदि हम ले लें b साइन अल्फा x, तो ये रियल टर्म है, तो साई स्टार भी यही होगा। दिस इज साई 1 x का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यही होगा। तो साई साई स्टार स्क्वायर हो जाएगा, और a 1 डायमेंशन है तो dx एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो माइनस a टू प्लस a,
b square sin square alpha x dx is equal to 1. तो हमको इंटीग्रेशन क्या करना है, b स्क्वायर माइनस a2 प्लस a साइन स्क्वायर अल्फा x dx इज इक्वल टू 1. तो इसकी डेफिनेट वैल्यू हमें निकाल देनी, इसकी डेफिनेट वैल्यू निकाल देनी. तो इसका है सिंपल सी फॉर्मूला कि माइनस a2 प्लस a साइन स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसको यदि हम ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से लें कि cos 2 alpha x, so this is 1 minus 2 sin square alpha x. तो हमें क्या चाहिए, sin square alpha x चाहिए, that is 1 minus cos 2 alpha x, the whole thing is divided by 1 by 2. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 by 2, 1 minus cos 2 alpha x dx, इसकी इंटीग्रेशन करना है. तो इसके इंटीग्रेशन में यू हैव माइनस a2 प्लस a 1 by 2 dx माइनस ऑफ a 2a cos 2 alpha x dx. तो माइनस से प्लस की तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे cos 2 alpha x, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0. तो ये वैल्यू आपका बचेगा, ये क्या हो जाएगा 1 by 2 x, x का मतलब a ऑफ माइनस a this is a of minus a, that is 1 by 2 2a, that is a, this 2 से हाफ कैंसिल इस. तो ये इंटीग्रल की वैल्यू जो हो गई b स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, b स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. तो b का मान क्या है, दिस b इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट a, 1 बाई अंडर रूट a. तो जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो गया, हम इसको b के जगह पे वो वैल्यू रख, तो वो वैल्यू रख देंगे, तो दिस इज साई normalized of x is equal to 1 upon under root a sin alpha x normalized. और इसी तरह से जो psi 2 है, psi 2 भी यही होगा, अंडर रूट a cos alpha x. So this one is the case of eigenvalue or eigen function. This is about your eigenvalue eigen function. तो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के हिसाब से हम देखें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन मिल गया. सो दिस वन इज द केस ऑफ द पार्टिकल इन ए बॉक्स, है ना. दिस इज द केस इन द पार्टिकल इन ए बॉक्स which have